नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। थे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। That's true. नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। अब से कुछ ही घंटों पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे लोकगीत गाने वाली नेहा राठौड़ के घर पुलिस पहुंच गई। वहां पर उनको नोटिस जारी कर दिया गया कि किस तरीके से वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही हैं, समाज में तनाव और दुश्मनी पैदा कर रही हैं। अगर आपको लगा होगा कि सिर्फ लोकतांत्रिक जो अधिकार हैं नागरिकों के, जो उनके बोलने की आज़ादी है, वो सिर्फ और सिर्फ गायकों, फिल्म मेकर्स या पत्रकारों तक ही सीमित रहेगी, तो आप सुनिए कि पवन खेड़ा, जी हाँ, ये वो नाम है, इतना लोकप्रिय भारत की खासकर राजनीति में इस वक्त टीवी का जाना माना चेहरा है, मुखर आवाज हैं, कांग्रेस पार्टी के शानदार प्रवक्ताओं में से एक हैं, जो बीजेपी की हजारों करोड़ की जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसका मुकाबला करने वाले लोगों में से एक आगे बढ़ चढ़कर माने जाते हैं। उनको वो जा रहे थे छत्तीसगढ़, दिल्ली से रायपुर की फ्लाइट ले रहे थे। कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन होना है, उनको फ्लाइट में से बाकायदा उतार कर असम की जो पुलिस है उसने गिरफ्तार कर लिया। आपको यकीन नहीं हो रहा अपने कानों पर जो मैं कह रही हूं? विश्वास कीजिए कि कांग्रेस पार्टी यानी विपक्षी पार्टी के एक मुख्य नेता जो कि टीवी का जाना माना चेहरा है, वो अपनी ही पार्टी के अधिवेशन में हिस्सा लेने के लिए दूसरे राज्य में जा रहे थे। उनको जहाज में से उतार लिया गया। ये वही पार्टी कर रही है जिसके प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जो इंडिगो की फ्लाइट थी 6E204, 6E204, इस नंबर की ये फ्लाइट थी जिसमें जा रहे थे पवन खेड़ा, और उनको बाकायदा पुलिस वहां पर पहुंच गई। ये आप ये देखिए, वहां पर पैरा मिलिट्री फोर्सेस, ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बहुत ही दुर्दांत बदमाश है, कोई ऐसा व्यक्ति है, गैंगस्टर है, जिसको पकड़ने के लिए पूरे जो है राज्य की पुलिस काफ़ी नहीं थी। पैरा मिलिट्री फोर्सेस को वहां पर तैनात किया गया और इस तरह से उनकी गिरफ्तारी हुई। लेकिन ये बात करने से पहले आइए देख लेते हैं कि पवन खेड़ा ने ऐसा क्या कहा था जिसके लिए उन्हें हवाई जहाज से उतारकर जेल की सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी हुई। थे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जेपीसी बैठा सकते थे तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम है? गौतम दास है दामोदर दास, सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास का करते हैं। That's true. हम सब लोग 6E204 की फ्लाइट से, इंडिगो की फ्लाइट से अपने महाधिवेशन के लिए रायपुर जा रहे थे। इस फ्लाइट में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो हेड है पवन खेड़ा जी, वो भी हमारे साथ थे। इस फ्लाइट में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के.सी. वेणुगोपाल जी हैं, जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी हैं, ऐसे तमाम लोग इस फ्लाइट में जा रहे थे। ये फ्लाइट कांग्रेस महाधिवेशन, जो 85वां कांग्रेस महाधिवेशन हो रहा है, वहां के लिए अग्रसर थी। जब हम लोग चलने वाले थे तभी पता चला कि पवन खेड़ा जी को ये कहकर उतारा गया कि आपके बैग का कुछ एक्सचेंज हो गया, जबकि उनका कोई चेक इन बैग भी नहीं था। नीचे आने पर उनको बताया गया कि उनको डीप्लेन किया गया है और ये सीआईएसएफ के कोई डीएसपी आएंगे, उनको कोई नोटिस सर्व करेंगे। ये मनमानी तानाशाही नहीं तो और क्या है? क्या आप लोगों को अब फ्लाइट करने से रोकेंगे? आपने पहले हमारे महाधिवेशन में व्यवधान डालना चाहा, वहां पर ईडी रेड कराकर, अब आप हमारे कुलीग को यहाँ पर डीप्लेन कर रहे हैं। इन्होंने ऐसा कौन सा गलत काम किया है जिसके लिए ये कार्रवाई की जा रही है, किन धाराओं के अंतर्गत की जा रही है, ये बताना पड़ेगा। और जब तक ये हवाई जहाज हम सबको लेकर, इंक्लूडिंग पवन जी को लेकर नहीं उड़ता है, हम सब यहीं खड़े रहेंगे और ये तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं है।
फिलहाल कोर्ट ने तो उनको राहत दे दी है, इंटरिम जो जमानत है उनको दे दी है, यानी कि वो जेल तो नहीं जाएंगे। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को, जिस नाटकीय तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, ये थर्रा देने वाला है कि किस तरीके से लोकतांत्रिक तमाम संस्थाओं को इस्तेमाल करके पुलिस को इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा पूरे देश भर में पवन खेड़ा के खिलाफ FIR दर्ज हो रही हैं। और आप पूछेंगे कि आखिर पवन खेड़ा का जुर्म क्या था? उनका जुर्म यह था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वो नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे थे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के अलावा उन्होंने कह दिया कि बजाय उन्होंने कह दिया नरेंद्र गौतम दास मोदी, और फिर उन्होंने कहा कि गलती हो गई और वापस पलट गए अपने स्टेटमेंट पर। इसके बाद साथ साथ उन्होंने जाते जाते ये भी कह दिया कि नाम तो दामोदर दास है, लेकिन काम कर रहे हैं गौतम दास जैसे। गौतम नाम समझते हैं आप, ये गौतम बुद्ध के बारे में बात नहीं हो रही, गौतम अडानी के बारे में बात हो रही है। ये नाम इतना ज्यादा संवेदनशील हो चुका है नरेंद्र मोदी सरकार के लिए। तस्वीर आप ये देखिए, राहुल गांधी ने तस्वीर देश की संसद में भी इसको दिखाया था। एक वक्त में इतने नजदीक रहे नरेंद्र मोदी और साथ ही गौतम अडानी। अरुंधति रॉय ने यह आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि किस तरीके से इन दोनों का जो उदय है, इन दोनों का जो राइज है, वो साथ साथ पता चलता है। आज वो गौतम अडानी इतने ज्यादा अनटचेबल हो गए नरेंद्र मोदी के लिए कि अगर उनके साथ उनका नाम लिया जाएगा तो उस व्यक्ति की जगह सिर्फ सलाखों के पीछे है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि क्या मैं इस तरह के वक्तव्य का समर्थन करती हूं कि क्या जो पवन खेड़ा हैं या कोई भी व्यक्ति, कोई भी पत्रकार या कोई भी नेता, किसी को क्या देश के प्रधानमंत्री या किसी भी व्यक्ति के बारे में उनके पिता का नाम अगर साथ में लगा हो तो क्या इस तरह के बयान देने चाहिए? मैं कहूंगी नहीं, साफ तरीके से नहीं। उन्हें इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। नैतिक रूप से मैं इसको सही नहीं मानती। लेकिन क्या ऐसे व्यक्ति को फौरी तौर पर जहाज से उतरकर गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसकी जगह जेल होनी चाहिए? जिस तरह के सेक्शंस उनके ऊपर लगाए गए हैं, सेक्शन 153, 153B, 295A, 505 ऑफ इंडियन पीनल कोड, ये तमाम तरह की जो सेक्शंस हैं उनके ऊपर लगाए गए हैं। इनमें ज्यादातर सेक्शन है कि माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, समाज में दुश्मनी फैलाने की कोशिश कर रहे थे, धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे थे। अब आप ये देखिए कि कितनी गंभीर धाराएं हैं ये, कि मैंने कहा कि न सिर्फ कि पुलिस का गलत इस्तेमाल है इसमें, बल्कि साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जो कानून जो कि गंभीर जो जुर्म हैं उनसे निपटने के लिए बने हैं, उनका भी मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी भी खिल्ली उड़ाई जा रही है कि एक ऐसे स्टेटमेंट के लिए जिसको मैं नैतिक रूप से गलत मानती हूं या जिसको नैतिक रूप से गलत माना जाना चाहिए, उसको, उस व्यक्ति को उसके जुर्म की सजा ये होगी कि बाकायदा दूसरे स्टेट से। और ये भी समझ में नहीं आता कि आखिर इसमें जो असम पुलिस है उसका क्या ज्यूरिसडिक्शन है, उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ है यहाँ पर। ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी को खुश करने के लिए अब अलग अलग राज्यों की पुलिस, और खासकर इस मामले में बदनाम हो चुकी है असम पुलिस, ये हर तरह के, हर राज्य में जाके असम पुलिस अब गिरफ्तार करती है लोगों को जहां ना कोई अपराध हुआ है उस क्षेत्र में, ना ही उस घटना से असम राज्य का कोई लेना देना है। तो अधिकार क्षेत्र आखिर कहां आ रहा है? तो कई तरह के गंभीर सवाल पैदा हो रहे हैं कि पहले छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि जो कांग्रेस पार्टी के आला नेता हैं, खासकर कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के नजदीक जितने लोग हैं और खासकर इस अधिवेशन की तैयारियों में जितने लोग लगे हुए थे, उन लोगों के घरों पर ईडी ने छापेमारी की, उससे भी बात नहीं बन पाई। तो अब किस तरीके से पूरा ध्यान भटकाना, मेरी नजर में, मैं इसको अधिवेशन को इतना बड़ा खतरा नहीं मानती बीजेपी। मुझे लगता है कि गौतम अडानी की पूरी जो कंपनी है उसका जो हम पूरे तरीके से देख रहे हैं कि जमींदोज होने के कगार पर पहुंच रही है। दुनिया का जो कारोबारी इतिहास है, कारोबारियों का जो इतिहास है, बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है या लगभग असंभव लगता है कि इस कदर जो गर्त में जा रही है पूरी कंपनी, जिसका पूरा राइज हमने देखा, अब उसका फॉल हम देख रहे हैं। और तमाम तरह के भ्रष्टाचार के आरोप तमाम तरह की इंटरनेशनल न्यूज एजेंसीज और पत्रकार लगा रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये एक पूरे तरीके से कोशिश है कि पूरा मामला अब पवन खेड़ा के ऊपर आ जाए। एक तो महत्वपूर्ण बात यह है। दूसरी बात यह है कि एक महीना आप ये समझिए कि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई, जो पर्दाफाश किया हिंडनबर्ग ने, उसके बाद से अब हम एक महीने बाद इस आज के दिन मौजूद हैं जिसमें अभी तक किसी तरीके की कोई जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जिसका जिक्र कर रहे थे, जिसकी मांग करते हुए ये बयान दे रहे थे पवन खेड़ा। साफ तौर पर उन्होंने यही कहा था जब वो मांग कर रहे थे कि क्यों नहीं गौतम अडानी के इस पूरे भ्रष्टाचार का जो पूरा स्कैंडल सामने आ रहा है, जो आरोप लग रहे हैं, इस पर क्यों नहीं एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठा दी जाए।
इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उनके पिता के बारे में इस तरह की बात कही। अब 1 महीना गुजर जाने के बावजूद भी न कोई व्यक्ति, न कोई जेपीसी बैठी है, न इस तरह का कोई जांच प्रक्रिया हुई है। और मैं तो हैरान हूं कि गौतम अडानी, अगर मान लेते हैं कि गौतम बुद्ध नहीं, गौतम अडानी ही समझ रहे थे नरेंद्र मोदी या वो लोग जो इस बात से इतने ऑफेंडेड हो गए कि तमाम पूरे देश में पवन खेड़ा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही हैं, वो भी धार्मिक भावनाएं भड़काने के लिए, समाज का माहौल खराब करने के लिए। लगता है कि प्रधानमंत्री अपने आप में एक धर्म हो गए हैं कि उनके खिलाफ कोई बात करना धार्मिक भावनाएं भड़काना होता है और समाज में दुश्मनी फैलाने जैसा है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहती हूं कि अगर उन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं है, 1 महीने के गुजर जाने के बावजूद भी अभी कोई किसी तरह का कोई एक्शन इस व्यक्ति के खिलाफ, उसकी कंपनी के खिलाफ, कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो आखिर इतना परहेज क्यों हो रहा है कि अगर नाम जुड़ गया उस व्यक्ति के साथ जो उनका एक जमाने से दोस्त रहा है? ऐसा नहीं है, पिछले 2 दशक की कहानी देखिए। नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात में और अब प्रधानमंत्री हैं, गौतम अडानी का उदय आप गुजरात से देखना शुरू कीजिए। गुजरात के जो 2 कारोबारी, अडानी, अंबानी, और गुजरात के 2 नेता अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इन चारों की कहानी पिछले 20 साल में भारतीय लोकतंत्र और भारत का जो कारोबारी जगत है और भारत की जो लोकतांत्रिक, मैं कहूंगी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, जो चुनावी राजनीति और साथ ही जो कारोबारी जगत है, उन दोनों की कहानी को बयान करता है कि पिछले 20 साल में क्या हुआ है इन 4 लोगों को अगर देखा जाए। तो साफ तौर पर ये पूरा मामला जिस तरह से दरपेश हो रहा है, अपने आप में बड़ी हैरान होने वाली बात है कि क्या जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको इस तरीके से मसल दिया जाएगा, इस तरीके से कुचल दिया जाएगा कि इतने बड़े बड़े नेता, कद्दावर नेता, जिनके पास, चलिए पवन खेड़ा के लिए मान लेते हैं कि उनके पास तो बड़े बड़े वकील हैं, उनके पास तो खुद उनकी पार्टी के नेता रहे सिंघवी साहब पहुंच गए कोर्ट में और उनको जमानत भी मिल गई, अंतरिम जमानत। हालांकि फिर 28 फरवरी को उन्हें पेश होना है, ये सिर्फ इंटरिम जमानत है जो उनको मिल रही है। तो चलिए वो तो पहुंच गए वहां पे, लेकिन क्या आम लोगों के पास ऐसे रिसोर्सेज हैं कि वो इस तरह से अपने को प्रोटेक्ट कर सकें, अपनी सुरक्षा कर सकें? तो ये पूरा मामला जो कि एक बयान के बाद खत्म हो गया होता, एक तरह से अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारकर बीजेपी, उनके समर्थकों ने पूरे मामले को फिर से एक तरह से हाईलाइट कर दिया, फिर से उसके ऊपर रोशनी डाल दी कि अब लोग जानना चाहते हैं कि आखिर कहा क्या पवन खेड़ा ने। सब लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा बयान है जिस पर इतनी बड़ी आफत आ गई कि जहाज से उतार के एक व्यक्ति को ला दिया गया। और साथ ही तमाम तरह की जो नज़र है, तमाम तरह की जो फोकस है, वो उन तमाम बयानों पर भी चला गया जो नरेंद्र मोदी ने खुद अपने मुंह से दिए हैं। मैं उन पार्टी नेताओं की बात नहीं कर रही हूं, मैं वो गोली मारो जो इनके मंत्री हैं, मैं उनका जिक्र नहीं कर रही हूं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, यानी ऐसे ऐसे शब्द जिनको मैं अपने मुंह से यहां पर इस कार्यक्रम में कह नहीं सकती हूं। इस तरह के शब्द इनके चुने हुए सांसदों ने, मंत्रियों ने कहा है सरेआम भरे मंच से, और कोई जेल नहीं गया, किसी को जहाज से क्या, किसी को कार से भी नहीं उतारा गया। अब वो तमाम तरह के बयान याद करने का भी वक्त आ गया जिसमें नरेंद्र मोदी ने सोनिया गांधी के लिए कहा था कि वो जर्सी गाय हैं, और एक बार में उनके लिए कहा था वो कांग्रेस की विधवा हैं। राजीव गांधी की पत्नी नहीं, कांग्रेस की विधवा का जिक्र किया। मनमोहन सिंह के लिए कहा उन्होंने, मनमोहन तो उनको कहा ही, और कहा कि देखिए जो हुनर है रेन कोट पहनकर नहाने का हुनर सिर्फ मनमोहन सिंह को आता है। आप समझते हैं कि किस तरफ इशारा हो रहा है। इसके बाद उन्होंने शशि थरूर की पत्नी को यह कहा कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है उनकी, भरे मंच से। ममता बनर्जी के लिए आपको याद होगा किस तरह से उन्होंने दीदी ओ दीदी, एक राज्य की चुनी हुई मुख्यमंत्री जो देश के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक हैं, एक महिला नेता के लिए, एक राज्य की मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह से उन्होंने दीदी और दीदी नाम से उन्हें एड्रेस किया था, वो भी आपको याद होगा। रेणुका चौधरी के लिए उन्होंने खुद भारत की संसद में कहा, संसद के बाहर नहीं, कहीं किसी इनफॉर्मल मीटिंग में नहीं, उन्हें सूपनखा कहा उन्होंने। तो ये तमाम तरह के बयान जो सामने आ रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री के मुख से किसी स्पोक्स पर्सन, वो अगर हम लिस्ट बनाने बैठेंगे, वो फहरिस्त अगर मैं आपके सामने बनाऊं और देखूं तो शायद अब से शाम गुजर जाएगी जब तक आप ये फहरिस्त सुन पाएंगे कि इनके अलग अलग नेताओं ने, पार्टी प्रवक्ताओं ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने किस सन में क्या क्या, कितने कितने आपत्तिजनक और उत्तेजना फैलाने वाले बयानात दिए हैं। उनका मैं जिक्र नहीं कर रही हूं, पहले आप ये बयान सुनिए। पेंशन भी मिलना शुरू हो गया।
ये रुपये कौन कौन विधवा थी जो लेती थी? ये कांग्रेस की कौन सी विधवा थी जिसके खाते में रुपया जाता था? कांग्रेस में एक नौजवान मंत्री थे, अब 50 करोड़ उसके खाते में जमा किए थे। आप मुझे बताइए भैया, हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये गरीब देश को ये कहां ले जाएंगे लोग? जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला। तो पवन खेड़ा के इस बयान से नैतिक रूप से असहमत होने के बावजूद भी मैं समझती हूं कि जो बोलने की आज़ादी है उस पर तो खतरा है ही, साथ साथ अडानी एक ऐसा नाम बन चुका है भारत की राजनीति में, पत्रकारिता में और सामाजिक जो पूरा जो सोशल स्फीयर है उसमें, कि वो नाम नहीं लिया जा सकता। अगर आप संसद में वो नाम लेते हैं तो आपके पूरे एक्सपंज कर दिया जाएगा, आपके भाषणों को ही इतिहास से निकाल दिया जाएगा। अगर आप संसद के बाहर भी ये बात कहते हैं तो अब आपको देखिए गिरफ्तारी हो रही है लोगों की, सिर्फ अडानी नाम बोलने पर पत्रकार थर्रा रहे हैं। आप पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया आप उठा के देख लीजिए कि एक बार भी अगर अडानी के इस पूरे तथाकथित जो स्कैंडल्स के आरोप हैं इन पर कोई भी टिप्पणी हुई हो, कोई बहस हुई हो, कभी इस मुद्दे को उठाया गया हो, तो साफ तौर पर भारत में जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके पूरे तरीके से लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश हो रही है, जिस तरह से पूरा तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, वो अपने आप में एक बहुत ही खतरे के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें, लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता, और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।